हेलो, मेरा नाम सुभाष कुमार है और आप देख रहे हैं 3D फिजिक्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे और बहुत अच्छे से प्लेस करने की कोशिश करेंगे। बस आपसे उम्मीद है कि आप पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे, और नहीं लेके बैठे हैं तो जल्दी से पेन कॉपी लीजिए और उसको लेके बैठिए, ताकि जो भी पॉइंट्स आपको लगे कि इसको याद रखना है उसको आप नोट कीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसलिए कामयाब नहीं रहता है कि बहुत सारे टाइम में हो सकता है आप नहीं देखें, पलट के डिलीट हो जाए, तो इसलिए आप पेन कॉपी को लीजिए और तब बैठिए ताकि क्लास जैसा महसूस हो और देखने में मज़ा आए। और नहीं तो आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा और आप किसी और चीज़ पे चले जाइएगा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी नोटिफिकेशन ऑन करते हैं उसको कम से कम ऑफ कर दीजिए, ताकि वीडियो देखते वक्त आपका नोटिफिकेशन नहीं आए और आपके साथ वो भटकाव वाली बात नहीं हो। तो आपको भटकना नहीं है, बस लगे रहना है वीडियो पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे पहला लेक्चर है। इसमें थोड़ा सा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। आप बहुत सारे टीचर से देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। चलिए हम इसके बारे में आज जो हम इस लेक्चर को दे रहे हैं, इसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉमर्शियल यूज भी नज़र आएगा कि हम आखिर पढ़ते हैं लेकिन इसका यूज कहाँ होता है। तो कई चीज़ों में यूज होता है जो हमारे आसपास ही है। कुछ चीज़ों को तो हम डे बाय डे देखते हैं, थ्रोली देखने को मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं देखने को भी मिलता है। तो वो सब चीज़ें क्या है, हम सारे चीज़ों पर चर्चा करेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट लेक्चर, और जिसका इसका नाम है, देखिए नाम से ही पता चलता है कि लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशंस जो हम यूज करते हैं कॉमर्शियली उसके बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में। तो आप लेक्चर को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है, बहुत ही कम समय के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपके मन में कई सवाल उठते होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो आप जैसा कि डेफिनेशंस जानते हैं, बड़ा सिंपल है डेफिनेशन इसका। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study of electric charge at rest is known as electrostatics। तो जैसा कि इसमें देखिए लिखा हुआ है एट रेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जब चार्ज रेस्ट में हो तब हम उसके घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे या उनके रिलेटेड जो प्रॉपर्टी शो करता होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चार्ज रेस्ट में है, मान लीजिए एक धागे से इसको लटका दिए, एक चार्ज को दूसरे चार्ज को भी लटका दिए हैं, तो एक प्लस चार्ज जो है वो दूसरे प्लस चार्ज पे ये रिपल्सन प्रोड्यूस रिपल्सन फोर्स एक्ट करता है। तो रिपल्सन फोर्स जो एक्ट करता है, रिपल्सिव टाइप का फोर्स का नेचर होता है। तो वो फोर्स कितना है इसका मेजरमेंट करेंगे हम इस चैप्टर में, लेक्चर में नहीं बल्कि इस चैप्टर में हम इसका मेजरमेंट करेंगे। ये कितना एंगल एक्सटेंड होगा, कितना फैल के रहेगा, थीटा क्या होगा, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगी, अगर इसके ऊपर में चार्ज का अमाउंट क्यू है तो इस चार्ज का अमाउंट के वजह से इस पे फोर्स कितना अप्लाई होगा। अच्छा, अगर चार्ज का यहाँ पे वैल्यू बदल दे तो क्या इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा 5 न्यूटन, तो क्या इसके ऊपर भी 5 न्यूटन फोर्स लगेगा या ज़्यादा लगेगा। तो अभी आपको देखने से लगता होगा, हो सकता है कि ये 5 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स एक्ट करे या 5 से कम करे। अगर चार्ज ज़्यादा हो तो चार्ज ज़्यादा होने की वजह से फोर्स एक्ट करता है। तो ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे 5 के 5 नहीं मिलेगा देखने को कि अगर इस पे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई होता है तो इस पे भी 5 न्यूटन अप्लाई होता है। यही चीज़ें हम देखेंगे पूरे आगे के लेक्चर के सीरीज में। तो इससे पहले अब हम इस पे आते हैं कि इसमें जो हमने देखा वो क्या था कि कोई भी चार्ज अगर यहाँ पे प्लस है और ये रेस्ट में है तो इसके चारों साइड कुछ फील्ड पैदा होता है। तो देखिए इस चार्ज के चारों साइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है जिसको देख नहीं सकते हैं, बस इसको फील किया जाता है। ये तब फील होता है जब कोई दूसरा चार्ज को लाते हैं इसके नज़दीक में। अगर प्लस लाते हैं तो ये रिपेल करता है, अगर यहाँ पे माइनस लाते हैं तो ये अट्रैक्ट करता है। तो ये भी कहानी हम इसके आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यही चीज़ है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, वो भी हम डिटेल में देखते चलेंगे। तो चलिए हम इसके पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमको पढ़ना है डिटेल में। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों में समझना है। तो चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, और इसका अगर हम परिभाषा देखें हिंदी में
तो स्थिर वैद्युतिकी का परिभाषा एकदम बड़ा सिंपल है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर अवस्था में विद्युत आवेश का अध्ययन करते हैं उसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। और इसमें जितने भी चार्ज का प्रॉपर्टी आएगा, चार्ज से रिलेटेड जितने भी टर्म्स आएंगे वो सब चार्ज के एसोसिएट होगा, जुड़ा हुआ होगा, लेकिन वो किस कंडीशन में होगा, वो रेस्ट में होगा। तभी हम इसके प्रॉपर्टी को आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यही चीज देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस ब्रांच में क्या क्या चीजें हैं, टर्मिनोलॉजी क्या क्या है जिसको पढ़ना है। तो अगर इस ब्रांच में हम देखें तो कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि लॉ क्या है, नियम क्या है, और कुछ इसका प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली यानी कि जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है कि चार्ज से रिलेटेड लॉ क्या है, किस किस लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो चार्ज से एसोसिएट होगा, जुड़ा हुआ होगा, और इसके सिद्धांत क्या है। कुछ प्रिंसिपल्स भी होंगे जिसके बारे में भी स्टडी करना होगा। तो इस ब्रांच में हम कुछ लॉज और कुछ प्रिंसिपल देखने वाले हैं। और जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़ा ही बेहतरीन है तो आप इसके कई एग्जांपल्स इस तरह से भी देखोगे कि आप किसी भी चीज को, कंघी को, प्लास्टिक को अगर आप रब करते हैं हेयर में और देखते हैं कागज के टुकड़े अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों अट्रैक्ट हो जाता है अभी तक अगर आप नहीं जानते थे तो इसी चैप्टर में हम उसका रीजन भी जानेंगे, काउज भी जानेंगे, किस वजह से होता है, उस कैसे एक्सप्लेन करना है या कैसे उसको समझना है, ये सारा कॉन्सेप्ट इसमें राइज होगा। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बहुत सारा चीज़ें हैं जो जुड़ा हुआ है, कई फोर्सेस है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही मेन वजह है इंटरनली, जिससे कि वो फोर्स का नाम पड़ा है आगे जाके। तो कई चीज़ें हम देखेंगे जो इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है, कई ऐसे एग्जांपल्स होगा, उसी सब एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे। तो फिलहाल चलिए इसमें हम देखते हैं क्या क्या किन किन टर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस शाखा में, इस चैप्टर में क्या क्या टर्म्स है या कुछ टर्म्स क्या है उसके बारे में जानेंगे हल्का सा, और देखेंगे कि क्या क्या इससे कंटेंट है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जाएंगे वो पढ़ना है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, तो कुछ तो चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ना ही है, उसके बाद हमको पढ़ना है इसमें मेन तो जो टर्म है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी दो चार्ज के बीच फोर्स कैसे लगता है, किस कंडीशंस पे लगता है और कितना लगता है, ये सारा चीज हम इसमें फार्मूलेट करेंगे। और ये फार्मूला जो दिया है किसने दिया, कैसे आया, किस तरह के परसेप्शंस बना के आया, किस तरह कॉन्सेप्ट लगाया गया, कौन लगाया, तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सिंपल बात कहें तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दो टर्म बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये चैप्टर है पहला, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चैप्टर है। तो चैप्टर फर्स्ट जो एनसीईआरटी के हिसाब से है वो है दो टर्म के साथ। दूसरा जो चैप्टर है इसमें आएगा इतना चीजें। अब देखिए इसमें क्या क्या टर्म है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं, और इसके बाद जो इसमें है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, यानी दोनों अलग अलग टर्म है। एक यू से डिनोट होता है और एक भी से डिनोट होता है। तो U से जो डिनोट होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, यानी ऊर्जा। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिर्फ पोटेंशियल टर्म दिया गया है, इसमें एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी से टर्म भी अलग है, तो इसकी डायमेंशन अलग है, इसके डायमेंशनल फार्मूला अलग है, इसके डायमेंशनल फार्मूला अलग है। तो वो क्या है, कैसे है, वो उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तीसरा है, इसका बाद पांचवा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है दूसरे चैप्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज अगर आप सेकंड में पढ़ते हैं तो थर्ड में इसका लिंक मिलेगा कि आप किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, पैदा करते हैं या लगाते हैं, तो वो एक सर्किट में करंट बना देता है। तो वो जो करंट बनने का सोर्स है, यानी वो सेकंड चैप्टर में से रिलेटेड है, यानी करंट का कॉन्सेप्ट है थर्ड चैप्टर में। तो अगर थर्ड चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये सेकंड चैप्टर क्लियर होना चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स को समझना चाहिए, जरूरी है। तो यानी कि हम इस हिसाब से देखें तो एनसीईआरटी का सभी चैप्टर लिंक है एक दूसरे से। तो यानी सेकेंड वाला फर्स्ट से रिलेटेड है और थर्ड वाला सेकंड से। तो इस तरह से सीक्वेंसली अगर हम पढ़ते जाएं तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी आएगा और समझ में बेहतर आएगा। आप पढ़ तो 20 से भी सकते हैं, लेकिन वो मजा नहीं आएगा जो आप फर्स्ट के बाद सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड के बाद थर्ड पढ़ते हैं। तो चलिए इसमें हमने देखा कि इतना चीजें रिलेट है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप चार्ज रखे हैं, इस चार्ज के चारों साइड जो एक फील्ड क्रिएट होता है जो दिखता नहीं है लेकिन हाँ रहता जरूर है, इस फील्ड को महसूस किया जा सकता है किसी दूसरे चार्ज को लाकर। यहाँ पे अगर हम कोई प्लस चार्ज लाते हैं और ये ऑलरेडी एक प्लस चार्ज है,
तो इस चार्ज पर एक फोर्स क्रिएट होगा, फोर्स लगने लगेगा। वो फोर्स किस तरफ जाएगा, वो यानी इस चार्ज से दूर जाएगा, यानी इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा, जिसको हम रिपल्सिव फोर्स भी कहते हैं। अगर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ले आए तो ये अट्रैक्ट करने लगेगा। तो ये अट्रैक्ट कितना करता है, कितना दूरी पर है, उस हिसाब पर डिपेंड करता है, कितना अमाउंट है चार्ज उस पर डिपेंड करता है, किस मीडियम में है उस पर डिपेंड करता है। तो कई चीजें इसमें नया आएगा जो कि हमको देखना है। इस चैप्टर में क्या क्या इसका एग्जाम्पल्स है और कुछ इसका एप्लीकेशंस है। तो एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशन दोनों डिस्कस करेंगे। उसको एक बार उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम देखते हैं व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या क्या एग्जाम्पल्स, उदाहरण क्या क्या है, कहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वजह से है या इलेक्ट्रोस्टैटिक के वजह से ये काम हो रही है। तो देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। मतलब क्या है कि चिपकना। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग का मतलब है किसी भी चीज को आप, जैसे कि हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो बोर्ड पर जब भी हम लिख रहे हैं तो ये देखिए, ये ब्लू वाला जो ये तो डस्ट ही है। पहले तो ये लिक्विड में रहता है, फिर कुछ के देर के बाद ये ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। तो अगर हम इस पे लिख रहे हैं तो ये तो इसको गिर जाना चाहिए नीचे, लेकिन ये नीचे नहीं गिर रहा है। अगर ऐसा होता कि हम इस पे लिखते जाते और वो सूखता और वो ड्राई होकर नीचे चला जाता तो हम लिखते कैसे, ये बड़ा कमाल का प्रॉब्लम होता। और देखिए, इसको नेचुरल एक ऐसा फिनोमेना होता है या नेचुरल एक ऐसा फोर्स एक्ट करता है इसके बीच कि वो पार्टिकल्स को चिपका लेता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और ये इसी के वजह से ये चिपक रहा है, यानी कि हम जो बोर्ड पर लिख पाते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वजह से ही है। तो फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड, यानी कि हमारा जमीन पर चलना जो फ्रिक्शन पैदा करता है उस वजह से चल पाते हैं। अगर मान लीजिए आप पीछे पैर मारे और वो स्लिप कर जाए तो फिर आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। तो यानी कि हमको फ्रिक्शन की जरूरत है, यानी कि दो सतहों के बीच हमको एक पकड़ होना चाहिए, और वो जो पकड़ बनाता है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से है। यानी कि वहां भी मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एक बॉन्ड बना लेता है, जिसके वजह से कि वो फिसलन को रोक देता है। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स के पीछे भी अगर देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है। हम ऐसे भी 11th क्लास में पढ़ते हैं कि बेसिक 4 फोर्सेस है जो फंडामेंटल फोर्सेस है, जिसमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक है, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम फोर्सेस जिसको कहते हैं, और तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इसके चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस देखते हैं, जिसमें कि सभी यूनिवर्स में जितने भी फोर्सेस था, सोचा गया साइंटिस्ट के द्वारा कि चलो सभी को मिला देते हैं और एक फोर्स का नाम रखते हैं, तो वो नहीं मिला पाए, और जहां तक आके वो अटके हैं वो है 4 फोर्सेस। यानी कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, जो कि चारों का कारण अलग अलग है, रीजन अलग अलग है। जो फोर्स पैदा करने वाला जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, उसका जो वजह है वो नहीं एक हो पाया, सभी का अलग अलग है। तो इसी को हम कहते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल आप 11th में पढ़े होंगे डिटेल में। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो चुंबक चिपकता है, या एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है, या कंघी को अगर हम रगड़ते हैं तो वो छोटे छोटे कण को अट्रैक्ट करता है, या कभी आप थर्मोकोल के बबल्स को रगड़िए और उसका देखिए बबल्स कहाँ दौड़ता है, हवा में दौड़ते हुए वो शर्ट से कमीज से चिपक जाता है। कभी कभी आप जब खूब रास्ते में हाई स्पीड चलाते हैं तो आपका हेयर अगर ड्राई है तो आप देखे होंगे कि बड़ा ही वो स्टिक सीधा हो जाता है, और वो जो स्ट्रेट होना चाहता है तो वो बड़ा टाइट होता है। आप उसको इस तरह खड़ा हुआ अगर है हेयर, उसको ऐसे नहीं कर सकते बेंड। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपका हेयर ये चार्ज हो गया प्लस का प्लस सभी पूरे हेयर में, आप इसको अगर बेंड भी करना चाहिएगा तो ये बेंड नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस इस प्लस को फिर रिपेल करेगा और ये फिर से वापस सीधा हो जाएगा। इसलिए जो आदमी या जो बाइकर होता है, अगर वो ड्राई हेयर रहता है तो उसके बाल चार्ज हो जाते हैं हवा में संपर्क की वजह से। हम देखेंगे क्यों होता है, ये फ्रिक्शन मेथड्स के वजह से होता है, तो वो भी हम देखेंगे। तो यानी कि अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, यही 4 फंडामेंटल है। बाकी इसी से कई फोर्सेस बने हैं जिसका नाम हम अलग अलग देते हैं, अलग अलग कौन जगह पर हम अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो मेन यही 4 फोर्सेस है, उसी में से एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि अगर आप
चौथा एग्जाम्पल, आप कभी ठंडी के सीजन में कपड़े को बाहर निकालते हैं, उलन कपड़ा जो होता है, तो उसको जैसे ही बाहर निकालते हैं देखते होंगे कि उसका जो वो जो रेशे होता है वो क्रैकलिंग साउंड जैसा पैदा करता है, एकदम फटाक से आवाज करता है हल्का सा, और वो स्पार्क करता है। तो वो भी वजह क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उसके पीछे है। दूसरा है, आप उसमें बहुत हाई स्पीड से कार को ले जाइए, तो जब कार स्पीड से चलती है तो हवा के संपर्क में रगड़ खाता है और वो उस पर कुछ चार्ज जमा हो जाता है। जैसा कि इस तरह से देखिए, अगर ये कोई कार है तो स्पीड चलने से इसके ऊपर में चार्ज डेवलप हो जाता है, और जब कोई आदमी इसको छूता है, टच करता है, तो उसके हैंडल से हल्का सा शॉक लगता है, माइल्ड शॉक लगता है, मतलब बहुत धीमा सा, महसूस नहीं भी हो सकता है किसी को। तो वो शॉक भी वजह है, उसके पीछे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही हाथ है। तो लाइटनिंग देखे होंगे, जैसे बरसात का सीजन आता है, अब बहुत ज़बरदस्त कहीं कहीं बिजलियां चमकती है, क्रैकिंग होता है, तो वो जो स्पार्क करता है, ये स्पार्क भी बड़ा नीचे अर्थ पर आने के लिए तत्पर रहता है। क्यों? क्योंकि ये भी न्यूट्रलाइज होना चाहता है। बादल पे यानी क्लाउड पे चार्ज डेवलप हो जाता है, फ्रिक्शन के वजह से हवा के साथ फ्रिक्शन करता है और वो चार्ज हो जाता है। क्यों होता है वो हम अगला मेथड में आगे में देखेंगे वीडियो में। तो वो जो चार्ज न्यूट्रलाइज होना शुरू करता है, वहां भी ये स्पार्क करता है। आप देखे होंगे छोटा सा, चलिए आप सभी बच्चे के पास गैस तो आप यूज करते होंगे, अकेले रहते होंगे कहीं, तो आप उसमें लाइटर को पीछे से मारिए, देखिए उसके एक गोल वाला जो पॉइंट होता है आगे में, और एक बीच में सेंटर में एक रॉड होता है, उस रॉड से स्पार्क जाता है इस पॉइंट पे, किनारे पे, और वही स्पार्क गैस के पास जाता है तो वो जल उठता है। तो ये भी कारण, इसका कारण नहीं है उसका, तो ये जो स्पार्क है इसके पीछे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हाथ है। जो लाइटनिंग हो रही है आसमान में, उसके पीछे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हाथ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारे डेली लाइफ में कई एग्जांपल्स हो सकता है। हम देखते हैं फोर्सेस पैदा होता है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव, यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण हम देखते हैं कई तरह का हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बनाए हैं, जिसको हम डेली लाइफ में अपने कामों को सहूलियत बनाने के लिए यूज करते हैं, और कुछ डेकोरेटिव टाइप का भी चीजें बनता है। तो वो किस आधार पर है, यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन जो दो बॉडी के, चार्ज बॉडी के बीच में होता है, उसके वजह से हम कई एप्लीकेशंस बना पाए हैं। तो चलिए वो एप्लीकेशंस क्या क्या है हम देखते हैं। ये कमाल का स्पीकर का नाम बता रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर। आपने जो लाउड स्पीकर देखा होगा या जो स्पीकर देखा होगा वो कई इस तरह का देखा होगा। वो कन्वेंशनल स्पीकर होता है जिसमें एक मैग्नेट होता है, इस मैग्नेट में एक ये बीच में होल बना रहता है। आप जो स्पीकर देखे होंगे बेसिकली वो इस तरह से होगा कि यहाँ से इस तरह से अटैच है, और इसमें एक चलिए, तो आप देखे होंगे जो स्पीकर, वो एक मैग्नेट होगा, मैग्नेट के राउंड मैग्नेट होता है, राउंड मैग्नेट के बीच में एक छेद होता है, उस छेद में एक रॉड डाला हुआ रहता है, लोहे का रहता है, और उस लोहे के बीच में एक कॉइल डाल देते हैं, और कॉइल डालने के बाद उस कॉइल को वो एक प्लास्टिक कवर पे या कागज के कवर होता है उस पे इसको बाइंड करते हैं कॉइल को, और उसके बाद उसको टच कर देते हैं वेफर से, अथी से, जो उसका पर्दा होता है, स्क्रीन होता है। और जब इसके ऊपर टच करते हैं और इसके ऊपर जब हम करंट देते हैं, तो एक मैग्नेटिक तो पहले से था, परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा कॉइल है, तो कॉइल में जैसे ही करंट जाता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, तो उसके वजह से ये रिपल्सन और अट्रैक्शन होता है, और ये वाइब्रेट करने लगता है। और जैसे ही ये वाइब्रेट करता है तो इसका एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो एक जैसा यूनिफॉर्म नहीं रहने देता आगे, तो वो कंट्रैक्शन का कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पैदा करते हुए वो एक तरह का साउंड पैदा करता है। तो जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी का ये एक साउंड पैदा करता है जो हमारे कानों तक जाता है, तो इसका हम मजा ले पाते हैं। तो ये स्पीकर एक्चुअली कन्वेंशनल स्पीकर है, इसमें इस तरह का। लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर है। ये बड़ा अलग सा स्पीकर होता है, शायद आप देखे होंगे या नहीं भी देखने को मिला होगा, क्योंकि ऐसा स्पीकर बहुत कम हम खुद नहीं देख पाए जो प्रैक्टिकली में, क्योंकि मिलता नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये बहुत कॉस्टली होता है, और ये वो लोग यूज करते हैं जो म्यूजिक लवर होते हैं, जिसको कि एकदम इक्वल फ्रीक्वेंसी यानी कि जो एग्जैक्ट होता है वॉइस वो सुनना होता है, वो सब खरीदते हैं। और इसमें थोड़ा सा क्या है कि कमियां हैं कि जो फ्रीक्वेंसी से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलता है वो इसका वेफर सही से नहीं बजा पाता है, क्योंकि शॉक
एब्जॉर्ब हो जाता है, तो कई तरह का फ्रीक्वेंसियाँ कट जाता है इसमें से, इस वजह से वो क्वालिटी नहीं मिल पाता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काम कैसे होता है, तो मान लीजिए एक यहाँ पे आप जाली लगाएं और दूसरा जाली इसके इधर लगाएं और इसके बीच में एक वेफर डाल दिए, बहुत ही स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन है ये। तो इस मेम्ब्रेन के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज जो माइक से या जो हम गाना बजाते हैं उसके फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे जनरेट किया जाता है और इसको हम हाई वोल्टेज के साथ एक स्विच में लगा देते हैं और इसमें से मान लीजिए अगर ये प्लस चार्ज इस पर हम ऑलरेडी जमा करके रखे हैं, एक ही टाइप का पार्टिकुलर चार्ज है इस पर, मान लीजिए प्लस है, तो जब इससे गाना बजेगा तो इसकी वेव इस तरह से होती है, कभी ज़्यादा कभी कम वोल्टेज के साथ, तो कभी माइनस में भी चली जाती है। तो यानी कि ये प्लस भी बनेगा और यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो कभी ये माइनस होगा कभी ये प्लस होगा, तो इस पे कभी चार्ज प्लस होगा और इस पे कभी माइनस होगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे प्लस होता है चार्ज, तो ये क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन को उधर धक्का दे देगा और जैसे ही उधर जाएगा तो मान लीजिए कुछ देर के बाद प्लस वाला वेव जा रहा था, फिर ये नीचे जा रहा है वेव। आप कभी मोबाइल में देखें ऐसा वेव बनते रहता है, जो ऑडियो बजाते हैं देखे होंगे, उसका वेव फॉर्म कहलाता है ये। तो टाइम और वोल्टेज या करंट के साथ इस तरह से ग्राफ बनता है। इसका मतलब है कि ये कभी प्लस बन रहा है कहीं माइनस, एक ही तार में कभी प्लस भी आता है कभी माइनस। तो जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा माइनस, और जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा प्लस। तो इस तरह से क्या होगा कि मान लीजिए अभी अगर इसमें प्लस जा रहा है इसमें माइनस जा रहा है, तो ये पूरा स्ट्रेच मेम्ब्रेन पे, ये पूरा जाली पर क्या है माइनस, इस जाली पर क्या है प्लस। जैसे ही इस मेम्ब्रेन में एक कांस्टेंट प्लस चार्ज दे दिए तो ये मेम्ब्रेन इससे रिपल्सिव फोर्स लगेगा और वो उसके तरफ जाएगा। तो समझिए कि एक यहाँ पे है स्क्रीन, ये है, ये प्लस है पूरा और ये अभी प्लस है और ये माइनस, तो ये स्ट्रेच होकर इधर गया और जैसे ही इसको तार को अगर हम यहाँ पे जो गाना बज रहा है उसका अगला जो वेव फॉर्म गया वो गया नीचे वाला यानी माइनस वाला पार्ट, तो सटाक से ये क्या हो गया माइनस हो गया और ये क्या हो गया प्लस। तो ये अब की बार ये मेम्ब्रेन इधर स्ट्रेच होगा। तो सोचिए कि ये जिस रफ्तार से प्लस माइनस का पोलरिटी बदलेगा उसी रफ्तार से ये वेफर इधर उधर करेगा और यही वाइब्रेशन इस जाली के थ्रू पास आउट होता है और वही हमको बजाता है। यानी कि आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्पीकर दिखता है वो इस तरह का है। तो ये बड़े कमाल का स्पीकर है, शायद आप इसको कहीं नहीं देखे होंगे। और दूसरा इसका देखिए बनावट जो होता है वो क्या है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पीकर है, नीचे वाला जो पार्ट देख रहे हैं जो इस तरह से अगर हम देखें इसका शेप में, यहाँ पे जो देखने को मिलेगा ये बूफर होगा। तो यानी कि इसके जो नीचे वाला पार्ट है वो कन्वेंशनल स्पीकर का है और ऊपर का पार्ट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। क्योंकि सभी रेंज के फ्रीक्वेंसी अगर हम सुनना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पीकर भी सही नहीं बजा सकता, ये बेस नहीं दे सकता। हाँ, जो हमारा वोकल है यानी बोलने का जो फ्रीक्वेंसी है, जैसा कि अगर हम सुनते हैं जो फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक सुनते हैं, लेकिन क्या कोई आदमी ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक बोल सकता है? डायरेक्ट नहीं बोल सकता है, वो कुछ रेंज तक बोलता है। मान लीजिए वो 3000 से हर्ट्ज से 7000 हर्ट्ज तक या 15000 हर्ट्ज तक बोलता है या 10,000 हर्ट्ज तक बोलता है। तो उसके बाद ये क्या है, तो उसके बाद ये दूसरा फ्रीक्वेंसी है, जैसे गिटार का बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है और जैसे बेस बजाते हैं तो वो लो फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि 0 से 300 हर्ट्ज तक है तो वो बेस बजता है जो कि हमको मजा आता है डीजे वाला। तो वो यानी कि कहने का मतलब है सारा फ्रीक्वेंसी रेंज एक स्पीकर नहीं बजा सकता है, उसमें कई स्पीकर्स होते हैं। तो जो क्वालिटी वाला स्पीकर्स है उसमें कई तरह का स्पीकर अटैच होता है जो सभी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट का बजाने के लिए बना गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पीकर भी कुछ ऐसा ही है कि ये स्पीकर्स सभी रेंज का फ्रीक्वेंसी नहीं बजा सकता है, लेकिन हाँ वोकल जो किसी सिंगर का है वो बहुत अच्छे से निकालता है। लेकिन इसमें अगर बेस है इंस्ट्रूमेंट का डीजे वाला तो वो कन्वेंशनल अच्छा है।
तो हम इस दोनों को मिला के अगर बनाएं स्पीकर तो बेहतरीन स्पीकर बनता है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पीकर। और देखने में देखिए कितना क्यूट सा है, ये काफ़ी हाइट में होता है, 3 फीट 4 फीट 5 फीट होता है। तो मान लीजिए आपके सामने टीवी लगा है, एक स्पीकर इधर रखे, एक स्पीकर इधर रखे, और ये देखिए इसका जो कर्व फ्लैट है, यानी कि ये जो कॉन्वेक्स शेप है, ये बड़ा ही फ्रीक्वेंसी को, साउंड को प्रोड्यूस करता है। अगर ये इस शेप में है, कॉनकेव शेप में है, तो कॉन्वेक्स शेप में है, तो यहाँ पे ये इस तरह से बजाने में देखिए क्या है कि मान लीजिए एक आदमी बैठा है, यहाँ पे टीवी है और एक स्पीकर इधर लगाए, एक स्पीकर यहाँ लगाए, और ये आदमी इस जगह सोफे पे बैठा है, तो इसको बड़ा ही मज़ेदार साउंड आएगा इससे, और ये सुनने में अच्छा लगेगा अगर ये टीवी है और ये स्पीकर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पीकर बड़े कमाल के होते हैं और ये बहुत ही कॉस्टली होता है, तकरीबन लाखों रुपया होता है एक एक स्पीकर का। अब सोचिए कोई आदमी इतना शौकीन है तभी वो खर्च कर सकता है, अदरवाइज 200 रुपया में कन्वेंशनल मिल जाता है। तो हमें तो सिर्फ लाउड चाहिए साउंड, हमें तो क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए हम इतना कॉस्ट वाला नहीं लगाते हैं। और आप जनरली जो इधर देखे होंगे ये स्पीकर नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये मिलता भी नहीं है मार्केट में फिलहाल, लोकल मार्केट में, इसलिए आप नहीं देखे होंगे। तो लाउड स्पीकर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बड़े कमाल का है, और वो बड़ा ही अजीब कॉन्सेप्ट, यानी रेस्ट स्टैटिक चार्ज पर डिपेंड करता है। और ये वाला देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वजह से वर्क करता है, फोर्स की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है। तो नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग पेंट्स एंड पाउडर कोटिंग इन कॉपिंग मशीन। तो कॉपिंग मशीन वाला बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट्स क्या है। आपने कन्वेंशनली जो भी चीज़ को आप पेंट करते होंगे, मान लीजिए इतना बड़ा दीवार है या इतना बड़ा लोहे का गेट है, आप पेंट कर रहे हैं इसको, तो आप ब्रश लेते हैं और पेंट कर देते हैं, लेकिन वो पेंट उतनी अच्छी नहीं देखने को मिलती है जितना कि आप कार का पेंटिंग देखोगे। कार का जो बॉडी का जो पेंट होता है वो बड़ा कमाल का होता है, वो उस तरह का पेंट नहीं लगता है देखने में जो हम करते हैं। तो आपको कभी मन में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है, इस तरह के लोग कह देते हैं कि मशीन से कर रहा है, लेकिन मशीन से कर रहा है उसकी प्रोसेस क्या है, क्यों इतने अच्छे बन जाते हैं? मशीन से क्या अलग से काम करता है? नहीं, आप देखे होंगे थोड़ा सा जो मीडियम क्वालिटी का होता है पेंटिंग करने का प्रोसेस, हुआ है गोदरेज वाला पेंटिंग, जो नॉर्मल मार्केट में गोदरेज पेंटिंग करते हैं हवा के स्प्रे करके, वो वाला भी, तो वो भी ठीक है। लेकिन एक और पेंटिंग करने का प्रोसेस है जो बहुत ही बेहतरीन है और वो स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी उखड़ता नहीं है पेंट। आप नॉर्मल किसी गेट में पेंट कीजिए, 1 साल के बाद वो उखड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन वही चीज़ आप कार का पेंट में देखे होंगे, ऐसा होता है क्या? वो भीतर का मटेरियल भी मायने रखता है, लेकिन वो पेंट हाथ से किया हुआ जो ब्रश है, वो पेंट उतनी ताकत से चिपकती नहीं है। अगर कोई ज़्यादा ताकत से चिपका रहे तो उसको उखाड़ना बड़ा आसान नहीं होता है। तो वो चीज़ें क्यों होता है, कैसे होता है, वो चीज़ हम देखेंगे इसमें। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे काम करता है। तो मान लीजिए एक बॉल है, इसको पेंट करना है, और इस पेंट करने का प्रोसेस में यहाँ पे हमने एयर गन रखा, जिससे कि पेंट नोजल थी, इसका नोजल है जिससे कि पेंट निकल रहा है, इस तरह से पेंट निकल रहा है। ये पेंट में मान लीजिए पेंट में एक पाइप आया है और एक एयर का आया है, तो एयर के साथ स्प्रे बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाता है। लेकिन इसमें जो आ रहा है पेंट आ रहा है, वो तो पेंट का असली तो होता ही है, प्लस में एयर के स्प्रे की वजह से। लेकिन एक और चीज़ है इसमें जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये इस चैप्टर में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। वो इंटरेस्टिंग बातें क्या है? क्या ये सिंपल ऐसे पेंट, एक एयर का गन आया और एक आया पेंट का पाइप, और दोनों से ये स्प्रे बन गया और ये चिपक गया? ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो आप गोदरेज पेंटिंग करने वाला लोकल मार्केट में आप देख लेंगे। इसमें नया क्या है देखिए, अगर हम इसको प्लस चार्ज कर दें, एक तार को लगाए, एक सॉकेट में लगाए, और इसमें हम प्लस चार्ज कर दिए, नीचे इसका अर्थिंग कर दिए, हम प्लस चार्ज कर दिए। और ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम देखेंगे अगला चैप्टर में कि कैसे एक बॉल को प्लस चार्ज कर सकते हैं। कर दिए, मशीन से प्लस हो गया सिर्फ। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ से जो पेंट आ रहा है, अगर हम पेंट को माइनस चार्ज कर दें किसी तरह से, कैसे करना है वो नहीं समझना है, बस हमको ये करना है कि माइनस चार्ज कर दें और इसको बॉल को प्लस कर दें, जिस बॉडी को, यानी मेटालिक बॉडी को कर रहे हैं। अब ये वुड को नहीं कर सकते हैं इस तरह से, तो मेटालिक बॉडी को पेंट कर रहे हैं और ये माइनस कर दिए। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही ये माइनस आएगा, ये तो पहले फव्वारे की तरह उड़ रहा था, इधर उधर जा रहा था, ये बड़ा वेस्ट भी हो जाता है। आप पेंट कीजिए और वो इधर उधर बौखेगा ही, यानी इधर उधर जाना ही है उसको, बड़ा सिंपल है। लेकिन अगर जैसे ही ये माइनस होगा तो देखिए क्या होगा कि पेंट इधर से भी रिवर्स होके आ जाएगा, अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स, और ये पेंट बहुत कम बर्बाद होगा।
वेस्टेज कम होगी हमारे पेंट का, और वो सभी के सभी चिपकेगा, और चिपकेगा तो वो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम 11th में पढ़े हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ा, यानी 10⁻36 पावर में होता है, उतना पावर हाई होता है, इतना ताकतवर होता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से चिपकेगा कि आप इसको जल्दी उखाड़ नहीं सकते, स्क्रैच नहीं कर सकते। ये तरीका इंपॉर्टेंट है। अब ये रिस्की है, आप अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है तो ये करंट भी बन रहा होगा, जब या तो मूव कर रहा होगा या टच कर रहा होगा, शॉक भी लग सकता है। तो ये वाला जो पेंटिंग ब्रश है, पेंटिंग मशीन है, ये बहुत कॉस्टली पड़ता है और इसको बड़ी सुविधा से आसानी से नहीं किया जा सकता। इसके लिए पूरा सिस्टम को यूज करने के लिए उस तरह का सेफ्टी तरीके से इसमें जैकेट पहनना पड़ता है, तब जाके इसको करते हैं। तो ये बहुत ही रेयर केस में मिलता है लोकल मार्केट में, लेकिन हाँ इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा जिसमें कार सबका बॉडी पेंट होता है या बड़े बड़े और भी चीज़ों का पेंट होता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेंट होता है, वो इसी तरीके से आता है। तो चलिए ये एक दूसरा एग्जाम्पल था। क्या इंटरेस्टिंग था कि नहीं था? हमने जितने भी ब्रश से पेंट किए हैं वो पेंट उतनी ताकतवर नहीं दिखती है, उतनी चलती नहीं है, टिकाऊ नहीं है। दूसरा है गोदरेज वाला, वो भी चीट निकलने लगता है, वो भी पेंटिंग उतनी ताकतवर नहीं रहती। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग पेंट किसका होता है? ये चार्ज तरीके से जो चिपकता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो चिपकता है। तो ये भी एक कॉमर्शियल मार्केट में एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं तीसरा में टीवी का। जो कभी भी आप देखे होंगे इस तरह का डब्बा टीवी देखे होंगे, जिसको कहते हैं डब्बा टीवी। पहले एक्चुअली ये जो मॉनिटर था ये एक फास्फोरस का स्क्रीन रहे और इस पे पड़े तो ये चमकने लगता है, और वही चमकने से हम फिगर बनाते हैं, चाहे वो व्हाइट कलर हो ब्लैक हो। जहाँ व्हाइट बनाना है वहाँ पे ये आके टकराता है और वो स्क्रीन बनाता है व्हाइट, और जहाँ नहीं आ पाता इलेक्ट्रॉन वहाँ पे स्क्रीन नहीं बनता है। तो मान लीजिए ये आज का टीवी की बात नहीं कर रहे हैं, एलईडी की नहीं कर रहे हैं, इसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। और हम बात कर रहे हैं कौन सा, जो डब्बा वाला टीवी था उस टीवी में। तो उसमें इलेक्ट्रॉन बीम पैदा होता है इस मशीन से, इस पार्ट से, और ये पूरी तरह से स्क्रीन पर जाता है। स्क्रीन पे बिल्कुल ही फास्फोरस का कंटेंट है। देखिए ये फिगर है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको एक बार गौर करके देखिए इसमें क्या क्या है। तो स्क्रीन पे क्या है, फास्फोरस का एक लेयर चढ़ा रहता है। वो बड़ा कमाल का फिनोमेना शो करता है। जब उसमें हाईली स्पीड वाला अगर इलेक्ट्रॉन बीम टकराता है तो स्क्रीन पे, तो वो एक व्हाइट तरह का इमेज बनाता है, व्हाइट तरह का चमकता है। वो ही चमकने वाला हम फेस देखते थे कौन में, ब्लैक एंड व्हाइट में। तो उसका कॉन्सेप्ट इस तरह से था। तो आप सोचिए कि जब आप व्हाइट चीजें देख रहे होंगे तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वहां पे टकरा रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है? तो इसके ऊपर में जो ईसीजी टाइप का लगा रहता है बीच में चैम्बर में के ऊपर जो लगा रहता है वही कंट्रोल करता है। तो वही दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन किधर जाना है भाई, वो काम करता है। तो यानी टीवी के अंदर भी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एग्जाम्पल है, लेकिन बशर्ते उसमें यह है कि फील्ड यहाँ पे क्रिएट करने की वजह से, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें स्पीड में चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है, चार्ज मूविंग भी है, और इसके ऊपर जो अप्लाइड है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन मैनेज करता है। वो भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का एप्लीकेशन हुआ। मोशन वाला भी चार्ज में है और स्थिर वाला भी। तो वो कॉन्सेप्ट भी इसमें आ रहा है कि टीवी वर्क कैसे करता है। चलिए ये एक चीज हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग है, इसमें एक स्टोरी भी जुड़ा हुआ है।